नमस्कार दोस्तों। क्या संघी माफी मांगेंगे कि हमने देश को एक अंधे कुएं में ढकेल दिया है? क्या नफरत से भरे वो लोग माफी मांगेंगे कि वो लगातार झूठ बोल करके इस देश को, इस देश के विपक्ष को और सबको बदनाम करते हैं? क्या इस देश के लोग माफी मांगेंगे कि उन्होंने खुद लोकतंत्र खत्म करने का काम किया है, उन्होंने झूठ का साथ दिया है, उन्होंने सच पर हमला बोला है, और अब जब वो अंधेरे में गिरे पड़े हैं तो विपक्ष से गहरे अंधेरे कुएं से बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं, उसको लानत मनानत दे रहे हैं। उस विपक्ष को जिस पर वो हमला कर रहे हैं, जिस पर तमाम साजिशें दे रहे हैं, उसी को उन्होंने बर्बाद करने के लिए इन संघी ताकतों को सब कुछ दिया, तन मन धन सब कुछ। और अब जब उनका और उनके बच्चों का सबका भविष्य अंधकार में चला गया है, तब वो कहते हैं विपक्ष क्या कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? सवाल आपको सोचना है। मैं तथ्य बता सकता हूं, वही आपको बताता हूं। एक छोटी सी घटना से शुरू करता हूं। मुझे याद है कोविड के दिन चल रहे थे, बड़े संकट के दिन थे। मैं इंडिया न्यूज का उन दिनों चीफ एडिटर था। दिल्ली ऑफिस में ओखला में बैठे हम लोग चर्चा कर रहे थे और खबर आती है कि सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली। इस खबर पर हमारी भी टीम लगती है, तमाम सारे लोग लगते हैं, सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं, तहकीकात करते हैं। चूंकि सुशांत राजपूत के सगे जीजा मेरे दोस्त थे और उन दिनों वो फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर थे, मेरी उनसे बात होती है। वो मुझे बताते हैं कि इसमें जो है ये हमें लग रहा है कि फाउल प्ले है। बहरहाल हम उन सारे पहलुओं की जांच करते हैं, कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन जो खबरें न्यूज एजेंसी एएनआई और दूसरों से आ रही थी, उन्हीं से चूंकि फीड लिया जाता है, तो वो फीड कुछ और आ रहा था, कहानी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने इस पर कभी भी कोई एडवर्स नहीं लिखा, नहीं कहा। अब पूरी जांच सीबीआई ने कंप्लीट कर ली और कंप्लीट करने के बाद में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट यह कहते हुए फाइल की कि वास्तव में सुशांत राजपूत की मौत में कुछ भी गड़बड़ नहीं था, उसने आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों का भी उसने जिक्र किया है और उसमें यह भी बताया है कि रिया चक्रवर्ती, जिन्हें कल्प्रिट बना के पेश किया जा रहा था इस देश के मीडिया द्वारा, इस देश के तमाम सारे अखबारों द्वारा और पत्रकारों द्वारा, और समाज में ऐसी नफरत फैलाई जा रही थी कि पता नहीं रिया चक्रवर्ती ने क्या कर दिया। क्या रिया चक्रवर्ती हिंदू नहीं थी? क्या सुशांत राजपूत हिंदू नहीं था? और उसको जिस तरह से जिहाद से लेके जाने क्या क्या बनाया गया और उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, मरने की कोशिश की जा रही थी। किस पर? उस समय जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके बेटे पर। अब आज सोचिए कितना घिनौना खेल खेला जा रहा था। इन सारे खेल का पर्दाफाश हो चुका है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से। तो क्या इस देश का वह नफरती मीडिया माफी मांगेगा? इस देश के वो संघी माफी मांगेंगे जो इसमें नफरत का खेल खेल रहे थे और उस अकेली लड़की को बदनाम कर रहे थे? सवाल तो खड़े हैं, सवाल का जवाब चाहिए। जवाब है नहीं, क्योंकि संघी कभी भी जवाब नहीं देते, वो सिर्फ नफरत फैलाते, आपको उलझाते हैं असली मुद्दों से। उसी समय में चाइना ने हमारे देश में घुसपैठ की थी, हमारे 20 सैनिकों को मार दिया था, उस खबर को दबाना था। मकसद यह था कि चीन हमारे यहां घुस के बैठ गई थी आके। राहुल गांधी ने
उस समय नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। बतौर सांसद यह बात कही थी कि किस तरीके से वहां तमाम जमीन पे चीन ने कब्जा कर लिया है। पेंगोंग झील से लेकर तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, तब प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आए नरेंद्र मोदी और झूठ बोला, कोरा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न कोई बैठा है, न जाने क्या क्या। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। लेकिन 5 साल बाद अब संसद में उनका विदेश राज्य मंत्री वह बताता है कि लद्दाख में चीन घुस आया है, और घुस ही नहीं आया है, उसने लद्दाख के अंदर 2 काउंटी यानी 2 कस्बे बना लिए। गांव नहीं, कस्बे, बड़े जिन्हें वो गांव कहते हैं, तो वो बना लिए हैं। और जो बॉर्डर पे बनाए हैं वो संख्या सब मिला करके यदि देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। जो तमाम तथ्य सामने आए हैं उसमें आया है कि चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में की। यह बात संसद में अब उसी सरकार ने मानी। यदि उसी समय राहुल गांधी की बात मानी गई होती और विरोध दर्ज कराया गया होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। हमारे 20 सैनिकों को मरवा कर भी नरेंद्र मोदी बेशर्मी से यह बोल रहा था। अब बताइए राष्ट्रवादी कौन? बिल गेट्स अब विकसित भारत 2047 की बात कर रहा है। ये वही बिल गेट्स है जिसने इस देश में CIA के एजेंट बनाने में मदद की है अपने फाउंडेशन के जरिए। वो और उसकी पत्नी के नाम से एक फाउंडेशन, और उसने कैसे करी यह बताता हूं। जब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से सुधर रही थी, बढ़ रही थी, आगे जा रही थी, उसी वक्त में अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश मंदी का शिकार थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को एक बेहतरीन स्थिति दी। तब एक अन्ना आंदोलन खड़ा करने के लिए अरविंद केजरीवाल, उनको बिल गेट्स के फाउंडेशन ने मदद करी, और विवेकानंद फाउंडेशन जो अजीत डोभाल का है, जो नरेंद्र मोदी का मुख्य सुरक्षा सलाहकार है, उसको करी। और इनके जरिए एक अन्ना नाम का संघी बैठाया गया। अन्ना नहीं, आज का गांधी है, और न जाने क्या क्या कहा गया, और किस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करके और क्या क्या किया गया, इससे आप समझ सकते हैं। यह खेल आज ही से नहीं शुरू होता, यह अमेरिका बार बार करता रहा है। जब जब भारत मजबूत होने की तरफ बढ़ता था, अमेरिका का CIA ऐसे ही तमाम उनके जरिए खेल करता था। इन पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस किसिंजर के पास जाकर के 2019 में उसके घर पर मिलते हैं उन लोगों से, वो किसिंजर जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका में, जिसने 1971 में जब हम भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ाए थे तब चीन में जाके बैठ गया कि भारत पर आक्रमण कर दो, क्योंकि भारत ने आपकी जमीन दबाई है, भारत ने सिक्किम आपसे छीन के भारत में मिला लिया है, राज्य बना लिया है। भारत आपके अरुणाचल जो नेफा था उस समय, उस पर निगाह टिकाए हुए, और इस तरह से करके आपको नाथुला में भारत ने हराया है, उसका बदला ले लीजिए। चोला में हराया है, उसका बदला ले लीजिए। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति यह कर रहा था उसके पास नरेंद्र मोदी जाते हैं और वो करते हैं। उसने पूरा CIA का नेटवर्क बनाया था। वो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार था और विदेश मामलों का सचिव था। यानी खेल को आप पूरा समझ लीजिए।
और फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ जो साजिशें राम मनोहर लोहिया ने जो शुरू की थी, वो जयप्रकाश नारायण लेकर के आगे बढ़े। राम मनोहर लोहिया ने पंडित नेहरू के खिलाफ सरकार उखाड़ने के खिलाफ की थी और फिर इसने ये किया। और इस तरह से करके जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई और तमाम सारे नेता, आडवाणी, अटल और इन सब का जो पूरा खेल था, ये नेक्सस और आरएसएस ने किस तरीके से उसमें विलय करके और क्या क्या साजिशें रची और सेना को, पुलिस को, सबको भड़काया गया, वह साजिशें रची गई थी, वही हुई। और वही 2011 से शुरू हुई, 10 से। और वो अभियान जो शुरू हुआ और इतना बदनाम किया गया मनमोहन सिंह सरकार को, तमाम घोटाले बताए गए, सारे घोटाले झूठे पाए गए नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। यानी अब आप पूरा खेल समझ सकते हैं। मनमोहन सरकार वो नहीं थी कि नरेंद्र मोदी की तरह से घोटालों पर जांच ना कराए, वो हर आरोप पर जांच कराती थी, एफआईआर दर्ज करती थी, कार्रवाई करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में घोटालों की फहरिस्त लगी है, एक नहीं 100 सैकड़ा पार कर चुके हैं घोटाले, बड़े घोटाले, और उसके बावजूद कुछ नहीं। तो यह एक सत्य है। ये राज्यों की बात करेंगे तो कोई डबल इंजन का राज्य नहीं है जो घोटाले से अछूता हो, तो यह सच है। तो इस तरह से ये करते हैं अपने पाप छिपाने। तो जनता उन पर जो सच्चाई के साथ खड़े होते थे, हर आरोप का जवाब देते थे, उन्हीं के खिलाफ खड़ी होती, उन्हीं को गाली देती, उन्हीं को बदनाम करती कि कांग्रेस ऐसी, गांधी परिवार ऐसा, नेहरू परिवार ऐसा, ये ऐसे। जिन्होंने देश की नींव बनाई, जिन्होंने देश की पहली इमारत खड़ी करी, जिन्होंने यह देश मजबूत करने की दिशा में काम किया, उन्हीं को लांछित करते हैं। और जिन्होंने सिर्फ सगुफे किए, सेना के नाम पर श्रेय लेने का खेल किया, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, सैनिकों ने बताई, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक वास्तव में की, उन्होंने बता दिया कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे पहले उसे इजराइल से नाम ला करके इन्होंने, इजराइल से, वही यहूदी है ना, इनके जो पुरोधा है, आरएसएस के प्रमुख है, वो सब यहूदी, यानी वही चित्पावन ब्राह्मण है जो असल में भारतीय ब्राह्मण नहीं है। ये वहां से आए और वो यहूदी आकर के कोंकण में बस गए और उन्होंने अपनी सत्ता के लिए खेल किया जैसे वहां करते। तो इन्होंने यह झूठ फैलाया और सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया। तब क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कहलाता था और वो किए जाते थे, बस शब्दों का खेल है। बॉर्डर ऑपरेशंस इंडियन आर्मी बहुत सालों से कर रही है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। और ये काफ़ी वेटरन्स ने और सोल्जर्स ने ये बोला है कि वी हैव बीन कैरिंग आउट क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस इन द पास्ट ऑल्सो। ये पहले किया जाता था ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस। ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस मींस फिजिकल क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड डूइंग सम एक्टिविटी, ऑफेंसिव एक्टिविटी। एक होता है टैक्टिकल रिस्पांस, जिसको फायर असॉल्ट भी बोलते हैं। टैक्टिकल रिस्पांस मींस उनके गोली बारूद आया, हमारे ईंट का जवाब पत्थर से इधर से गया। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जैसे के सिन्हा साहब ने अभी बोला, ये एक इजरायली कॉन्सेप्ट है जो कि बीजेपी ने अपनाकर पहली बार जब वो उरी के बाद किया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक बोला। आज अगर आप डीजीएमओ से पूछोगे कि भाई इस सरकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या नहीं, तो भाई नहीं हुई थी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की नाम की चीज नहीं हुई थी। लेकिन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस हुए थे, टैक्टिकल रिस्पॉन्सेस हुए थे, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस हुए थे। 2 सर्जिकल स्ट्राइक मानक मैंने की है, मैं नेशनल टेलीविजन पे आज छाती ठोक के बोल रहा हूं। ये देखिए 7-8 नवंबर 1971 सेक्टर पुंछ, जगह का नाम आटिया, जगह 7 से 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की पोस्ट, वहां पे एएससी का डंप, वहां पे ऑर्डिनेंस का डंप। ये रहा मेजर खान जिनको कि एक वीर चक्र मिला था,
उस ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए ग्रेनेडियर ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन 7-8 नवंबर 1971। तो इस तरह से और उस समय बखान नहीं किया जाता था, इन्हें चुपचाप किया जाता था, और ये करने वाले एक सैन्य अफसर तक ने यह बात बताई कि हमने खुद 2 ऑपरेशन किए। तो यह स्थिति होती। बहरहाल झूठ का जब चल रहा हो तो क्या कहें, नफरत का चल रहा है तो आपको नफरत फैलाएंगे, कभी मुगलों के नाम पे, कभी औरंगजेब के नाम पे, कभी राणा सांगा, राणा प्रताप, कभी किसी के नाम। यही खेल होते हैं। और इसी खेल का एक हिस्सा है कि संसद में रामजी लाल सुमन, जो एक विद्वान दलित समुदाय के सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बताया कि कैसे इस देश के अंदर जिन मुगलों को आप गाली देते हैं, हम तो उन्हें आदर्श नहीं मानते, हम तो बाबर को आदर्श नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानता है, लेकिन आप जिन्हें आदर्श मानते हैं वो राणा सांगा ही मुगलों को भारत में लेके आए थे। भारत में आक्रमण के लिए बाबर को मदद राणा सांगा ने की थी। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। और उसके बाद में मनसबदारी के लिए सिर्फ लड़ाई थी राणा प्रताप की, और किसी बात की नहीं थी। इसी तरीके से शिवाजी की भी लड़ाई मनसबदारी के ही लिए थी। तो तमाम बातें बताते हैं तो सब अखर जाती है, क्योंकि सच नहीं बर्दाश्त होता है। बहरहाल आप उन्हें आदर्श मानते रहिए, वो क्या थे ये खुद समझ लीजिए। तो यह स्थिति है। कह रहा है बिल गेट्स कि इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा और 1947 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जो आज विकासशील देशों में भी अभी आगे नहीं आ पाया है, वो विकसित की बात कर रहे हैं। खुद इस देश के प्रति व्यक्ति आय में हम विकासशील देशों में सबसे पीछे खड़े हैं, खुशहाली के मामले में सबसे पीछे खड़े हैं। पाकिस्तान नेपाल तक हमसे आगे, यूक्रेन और गाजा तक हमसे, यानी फिलिस्तीन तक हमसे आगे। लेकिन यहां हालात बद से बदतर हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे नीतीश कुमार का मानसिक पागलपन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बावजूद इसके उसे छिपाने की सारी साजिश होती है। राष्ट्रगान के दौरान वो जिस तरह की हरकत करते हैं, जिस तरीके से अपने सचिव को पहले वो करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, फिर कुछ और लोगों को बाहर खड़े पत्रकारों और सबको नमस्कार करते हैं, जबकि राष्ट्रगान के समय कहीं पर भी होता है हर कोई वैसे सतर्क मुद्रा में खड़ा हो जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। लेकिन साहब ये कर रहे हैं बावजूद इसके। और ये एक बार नहीं है, कभी वो रविशंकर प्रसाद के पांव छूने लगता है, कभी नरेंद्र मोदी के पांव छूने लगता है, कभी कुछ भ्रष्टाचारी अफसरों के पांव छूने लगता है, पता नहीं क्या क्या करता है। और नरेंद्र मोदी वो नवीन पटनायक को तो कहते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन अपने इनको इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव जीतना है, उसके लिए हमें एक तस्वीर बना के रखनी, क्योंकि हमारी छवि सबको पता है हम क्या है। तो यह सच है, क्योंकि खुद 20-22% से अधिक के नहीं है, इसलिए परेशानी है। तो इस पूरे खेल को आपको समझना होगा। ये नफरत का खेल इसीलिए सिर्फ किया जाता है, उस समय भी तभी किया गया था जब बिहार का चुनाव था, क्योंकि बिहार के उन राजपूतों का वोट लेना था। वो 6% जो वोट है वहां पर, वो महत्वपूर्ण था। तो उसके लिए खेल किया गया।
तो आप अब सारे खेल को समझ लीजिए, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी गलत से गलत काम कर सकते हैं। और आप विपक्ष से कहेंगे नहीं साहब हम तो अंधेरे कुएं में जा रहे हैं, बचा लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप कहीं लड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं कुछ करते नहीं आ रहे, तो अब आप जान लीजिए आपको क्या करना है, फैसला तो आपको करना है। जय